एमकॉम एबीएससी के प्यारे विद्यार्थियों, आपके जीएसटी पेपर में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है टैक्स असेसमेंट। ये कितने प्रकार का होता है, इसे मैंने इस लेक्चर से पहले मैंने विभिन्न प्रकार के टैक्स असेसमेंट के बारे में आपको बताया, जिसमें आपका सेल्फ असेसमेंट था और प्रोविजनल असेसमेंट था और बेस्ट जज असेसमेंट था। और ये अब जो आज का टॉपिक इस मेरे लेक्चर का है वो है इमीडिएट टैक्स असेसमेंट, तुरंत कर निर्धारण। तो ये तुरंत कर निर्धारण है, ये कौन सी स्थिति में किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपसे साथ ही इसका डिस्कशन करना चाहता हूँ। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स जो है निर्धारण का ये तरीका ये कब अपनाया जाता है, तुरंत कर निर्धारण, इमीडिएट टैक्स असेसमेंट। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों कि कर चोरी रोकने के उद्देश्य से ये एक विशेष प्रकार का कर निर्धारण है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो टैक्स की विवरणी नहीं भरते हैं, कई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और कर की चोरी या कर अपवंचना का सहारा लेते हैं, टैक्स की प्लानिंग नहीं करते हैं। तो ऐसी अवस्था में इमीडिएट टैक्स असेसमेंट, तुरंत कर निर्धारण किए जाने की आवश्यकता होती है। तो कर चोरी रोकने के उद्देश्य से ये एक विशेष प्रकार का कर निर्धारण है और यह तब लागू होता है जब अनाधिकृत रूप से कर चोरी के उद्देश्य से रखा हुआ कोई माल जब्त किया जाता है। अनऑथोराइज्ड वे से कोई माल जिस पे जीएसटी रखनी थी उसको छुपा के रखा गया है और ऐसा माल पकड़ा गया, जब्त कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत कर निर्धारण, इमीडिएट टैक्स असेसमेंट की आवश्यकता होती है और उसके पूर्तिकर्ता की कोई सूचना नहीं मिलती है। माल जब्त कर लिया गया और पूर्तिकर्ता की कोई सूचना नहीं मिलती है। ऐसी परिस्थिति में तुरंत उस व्यक्ति को करदाता मानकर कर निर्धारण किया जाता है जिसके पास से माल बरामद होता है, जिससे कि राजस्व की हानि न हो। इसे ही तुरंत कर निर्धारण कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो इमीडिएट टैक्स असेसमेंट है उसमें जब कोई माल अनाधिकृत रूप से कहीं छुपाया गया है और वो जो जीएसटी अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो उस जिस व्यक्ति से ये माल बरामद हुआ है उससे जो है इसका तुरंत कर निर्धारण करके जितना टैक्स बनता है वो वसूल करने की कार्रवाई की जाती है, तो ताकि रेवेन्यू का नुकसान न हो। इस प्रकार से कर निर्धारण करने से पूर्व आयुक्त, कमिश्नर अथवा अतिरिक्त आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। यानी कि आपको कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यदि उपयुक्त अधिकारी यह मानता है कि इस प्रकार से की गई कार्रवाई या ऐसा कर निर्धारण गलत है तो उसे वह वापस भी ले सकता है। कमिश्नर की या एडिशनल कमिश्नर की स्वीकृति इसमें इमीडिएट टैक्स असेसमेंट में वह प्रायर परमिशन जरूरी है, पहले आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें इमीडिएट टैक्स असेसमेंट के बारे में जीएसटी में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें समुचित अधिकारी की जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को प्रदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की आयुक्त की पूर्व अनुमति से राजस्व के हित की सुरक्षा करने के लिए वह ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा। ऐसा वह तब करेगा जब उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी इस परिस्थिति के अंदर ही जो है इमीडिएट टैक्स असेसमेंट की आवश्यकता होती है कि अगर तुरंत कर का निर्धारण नहीं किया गया तो कर की चोरी या कर अपवंचना या राजस्व नुकसान का घाटा हो सकता है, इसलिए तुरंत कर निर्धारण की आवश्यकता है। तो अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति के ये इमीडिएट टैक्स असेसमेंट नहीं किया जा सकता।
परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर कर दायित्व बनता है परंतु उसका कर निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में है, तो ऐसी वस्तुओं के प्रभारी व्यक्ति को कर निर्धारण का दायी समझा जाएगा और वह कर तथा बकाया अन्य रकम का भुगतान करने के लिए दायी होगा। फिर यदि धारा 64(1) में प्राप्त आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कर योग्य व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे आवेदन के आधार पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह सोचता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह ऐसे आदेश का खंडन कर देगा एवं धारा 73 और 74 में वर्णित प्रक्रियाओं को अपनाएगा। धारा 64(1) के अधीन निर्धारण का आदेश जो है वो फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 16 में जारी किया जाएगा। जीएसटी असेसमेंट 16 नंबर फॉर्म इसमें इस्तेमाल किया जाएगा एवं ऐसा आदेश संक्षिप्त रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म नंबर जीएसटी DRC 07 में अपलोड भी किया जाएगा। धारा 64(2) में निर्दिष्ट व्यक्ति फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 17 में निर्धारण को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। ये है आपका जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 17। धारा 64(2) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने या उसी रूप में वापस लेने का आदेश फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 18 में जारी किया जाएगा। तो ये कुछ विशेष दशाओं में तुरंत कर निर्धारण की जो आवश्यकता होती है वो कुछ विशेष दिशा ऐसी है कि जिसमें माल जब्त किया गया है, माल पकड़ लिया गया है जिस पे जीएसटी लगनी थी, अब उसका जिस व्यक्ति के से बरामद हुआ है उस बरामद को उस अधिकारी जो जिस व्यक्ति से बरामद हुआ है उस अधिकारी को करदाता मानते हुए टैक्स के लिए दायी ठहराया जाएगा, उससे टैक्स वसूला जाएगा। और इसमें तुरंत कर निर्धारण में खास बात क्या है कि आपको जो कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है उनकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। अगर वो सही समझते हैं तभी इसकी आज्ञा देंगे, अन्यथा ये तुरंत कर निर्धारण की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अभी ये जो आपका टैक्स असेसमेंट कर निर्धारण का जो चैप्टर है इसमें आपने देखा कि जो विभिन्न प्रकार के जो कर निर्धारण हैं उसमें आपने देखा कि कुछ कर निर्धारण बाय टैक्स पेयर हैं। टैक्स पेयर के हिसाब से सेल्फ असेसमेंट हुआ, जो टैक्स देने वाला व्यक्ति होता है उसके आधार पे ऊपर कर निर्धारण को देखें तो टैक्स पेयर के द्वारा कौन सा है, सेल्फ असेसमेंट, स्वयं कर निर्धारण। और बाकी जो कर निर्धारण है वो है बाय टैक्स अथॉरिटीज़, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा असेसमेंट किया जाता है, जिसमें एक तो प्रोविजनल असेसमेंट है और दूसरा बेस्ट जज असेसमेंट है और तीसरा समरी असेसमेंट बोल सकते हैं या जिसको इमीडिएट असेसमेंट बोल सकते हैं। और इसमें जो बेस्ट जज असेसमेंट है उसमें ये देखा जाता है कि जो रिटर्न फाइल न करने वाले करदाता हैं उनका और रिटर्न्स ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन्स जिन अपंजीकृत व्यापारियों का जो असेसमेंट है वो बेस्ट जज असेसमेंट की कार्रवाई में दो चीज़ें सम्मिलित की हैं, दो बातों को, एक तो रिटर्न्स ऑफ नॉन फाइलर्स और रिटर्न्स ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट होता है। अब इसमें ये जो असेसमेंट की जो कार्रवाई है इसमें क्या है कि प्रोविजनल असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट होने के बाद में कुछ फाइलों को छांट लिया जाता है समीक्षा के लिए, स्क्रूटनी के लिए, कि उनकी गहन जांच की जाए और उसमें किसी तरह की कोई शक, शंका, गुंजाइश, कोई गलती या कोई फ्रॉड लगता है तो उसका स्पष्टीकरण करदाताओं से मांगा जाए करदाता से, और उसके हिसाब से उसका सही कर कितना सही जीएसटी बनती है उसका पेमेंट उससे रिसीव किया जाए। और अगर पेमेंट देने में लेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उससे इंटरेस्ट भी लिया जा सकता है और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था आपका टैक्स असेसमेंट का चैप्टर, कर निर्धारण का जो चैप्टर था विशेष कि कितने प्रकार का कर निर्धारण जीएसटी के अंतर्गत बताया गया है। अब मैं कुछ आपके जो फॉर्म्स हैं, जो टैक्स असेसमेंट से रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं जीएसटी के, उनका जिक्र करना चाहूँगा कि कौन कौन सा फॉर्म कब काम आता है। तो इसमें जैसे आपका जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 1 है तो वो काम आता है टू रिक्वेस्ट प्रोविजनल असेसमेंट, कि अंतरिम जो कर का निर्धारण होना है
अंतरिम कर निधान, उसके लिए रिक्वेस्ट भेजने के लिए जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 1 है। और किसके द्वारा भेजा जाता है? बाई रजिस्टर्ड पर्सन, पंजीकृत व्यापारी के द्वारा भेजा जाता है। और जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 2 है टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। जीएसटी असेसमेंट 3 नंबर फॉर्म है टू सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। असेसमेंट जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 4 है टू इश्यू एन ऑर्डर टू पे टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। और जीएसटी असेसमेंट नंबर 5 है टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड। जीएसटी असेसमेंट नंबर फॉर्म 6 है टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनल असेसमेंट। और जीएसटी असेसमेंट नंबर फॉर्म 7 टू इश्यू फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। और जीएसटी असेसमेंट ऑर्डर नंबर 8 टू गेट रिलीज ऑफ स्क्रूटनी फर्निश्ड। जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 9 है टू रिलीज ऑफ सिक्योरिटी एज फर्निश्ड। असेसमेंट फॉर्म नंबर 10 टू सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स अंडर स्क्रूटनी असेसमेंट। और जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 11 टू कंप्लाई और furnish an explanation under scrutiny assessment. Form number 12 to convey acceptance of explanation of registered persons. Or form number 13 to issue an order of assessment made under best judgment assessment. Form number 14 to issue notice to conduct best judgment assessment. Form number 15 assessment to issue an order of assessment made under best judgment assessment. And form number 16 to issue order of summary assessment. Form number 17 to withdraw of the summary assessment order. And form number 18 to reject withdrawal application of summary assessment order. तो ये विभिन्न प्रकार के असेसमेंट फॉर्म्स आपको भरने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टूडेज लेक्चर।